नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 का अध्याय नंबर 3 चल रहा था अपना, जिसमें क्या है खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। खनिज संसाधन हमारे पूरे हो चुके थे। शक्ति संसाधन के अंतर्गत परंपरागत जो शक्ति संसाधन थे उनके बारे में पढ़ा था। अब गैर परंपरागत शक्ति संसाधन जो थे उसके 2 पॉइंट हमने कवर किए थे, एक तो सौर ऊर्जा और दूसरा पवन ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं, हानि क्या क्या है, वो पढ़ते हैं। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा जो है वो उसका लाभ ये है कि बड़ी मात्रा में क्या है ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है। इसका एक ही लाभ है कि उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का उत्पादन क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में किया जा सकता है परमाणु ऊर्जा के द्वारा। किसके द्वारा? परमाणु ऊर्जा। अभी क्या है, इसके हानियाँ क्या क्या होगी? एक तो क्या है, इससे जो निकलता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव रेज, किरणें वगैरह जो निकलती है वो व्यर्थ में क्या होती है, निष्कासित होती है, व्यर्थ में उत्पन्न होती है, व्यर्थ में उत्पन्न करना। इसके अलावा अगर अपने देखें इसका हानि तो क्या है, यह खर्चीला बहुत है। यानी इससे ऊर्जा का उत्पादन करना बहुत ज़्यादा खर्चीला रहता है। जो एक्सपेंसेस है इसके द्वारा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऊर्जा उत्पादन के समय। नेक्स्ट अगर अपने देखें इसके द्वारा ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है और ऊर्जा उपयोग में किस प्रकार से लाई जाती है, तो परमाणु ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक तौर से रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम इन दोनों के केंद्रक, यानी ये दोनों हैं इनके के परमाणुओं के केंद्रक। इनके जो केंद्रक होते हैं उनमें ऊर्जा संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है भाई? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा यानी 2 पदार्थ हैं हमारे पास जो क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है यूरेनियम और थोरियम। इन दोनों के जो परमाणु होंगे, ठीक है, उनके केंद्रक जो जिनमें क्या है ऊर्जा बहुत ज़्यादा विद्यमान होती है। जैसे परमाणु बम के हमले के बारे में सुना होगा, कितना बड़ा विस्फोट होता है। तो वही कारण है इन दोनों के केंद्रकों के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित होती है। उस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, वह ऊर्जा क्या बनती है, परमाणु ऊर्जा के रूप में तैयार होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। देखो, नाभिकीय रिएक्टर होता है, रिएक्टर नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टरों के अंतर्गत क्या है, नाभिकीय विखंडन होता है और उस विखंडन से क्या है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है और उसी ऊर्जा को क्या है इकट्ठा करके परमाणु ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाता है। अब क्या है, बात करते हैं इसके उत्पादक क्षेत्रों की। उत्पादक क्षेत्र
देखिए इसके सबसे बड़े उत्पादक राष्ट्र अमेरिका तथा यूरोपीय देश हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन इनका अमेरिका और यूरोपीय कंट्रीज़ में होता है, जहाँ पर क्या है बड़ी मात्रा में यूरेनियम और थोरियम के केंद्रकों से ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ इस भारी मात्रा की ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी वहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड है। भारत के अंदर क्या है, राजस्थान और झारखंड के अंदर तो अपने को मिलता है यूरेनियम, और केरल में थोरियम प्राप्त होता है। वहाँ के अंदर मोनोजाटड बालू रेत के अंदर क्या है थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो पदार्थ है वो भारत में प्राप्त किए जाते हैं और परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अब भारत में उत्पादक क्षेत्र एक तो तमिलनाडु के अंदर है कालपक्कम, या फिर राजस्थान के अंदर कोटा, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान के अंदर कोटा, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नरोरा, यूपी में नरोरा, और कर्नाटक, यानी 1 2 3 4 5 ये 5 राज्य जो हैं यहाँ मुख्य रूप से उत्पादक हैं परमाणु ऊर्जा के मुख्य उत्पादक जो हमारे यहाँ राज्य हैं वो यह सभी हैं। ठीक है, तो इन सभी राज्यों में क्या है परमाणु ऊर्जा इकट्ठा की जाती है, संग्रहित की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है भूतापीय ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है। इसके लाभ क्या हैं, सिर्फ बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और हानि क्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा खर्चीला है। और इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा जो कारण है वह इसका यह होगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं वो व्यर्थ में उत्पन्न किए जाते हैं। जो ऊर्जा बहुत ज़्यादा कामगार है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा है, वह व्यर्थ में ऊर्जा सिर्फ क्या है विद्युत उत्पादन के लिए उत्पादित की जाती है, जिसका क्या है मुख्य कारण इतना अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट अपना चलता है भूतापीय ऊर्जा। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, इसके लाभ हानि। सबसे पहले बात करेंगे भूतापीय ऊर्जा के लाभ और हानि की। तो इसके लाभ क्या हैं, स्वच्छ पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध होती है। क्या होता है यह स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है और हर समय
उपलब्ध है। रात दिन कभी निकालो चाहे इस ऊर्जा का क्या है, हर टाइम यह विद्यमान होती है, अपने आप तैयार प्राप्त होती है, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। बस इसको प्राप्त करने के लिए, निकालने के लिए क्या है, थोड़ी आवश्यकता होती है इक्विपमेंट्स की। इसके अलावा इसकी हानि क्या है, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। अगर क्या है, यह शहर से बहुत ज़्यादा दूर पाई जाती है, नॉर्मल सी बात है, और यह दूर अवस्थित होती है, अवस्थित होने के कारण, शहर से ज़्यादा दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। यानी इसके जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, खर्चा आ जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। तो ताप ऊर्जा क्या है, ताप ऊर्जा भूमि के गर्भ से प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। यानी ऐसी ऊर्जा जो क्या है, पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ अपने देखते हैं कि जैसे जैसे क्या है, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ती जाती है, गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है, और उसके कारण क्या है, वह तापीय ऊर्जा के रूप में संकेंद्रित हो जाती है। और जब उसके बाद में जब तापमान क्या है, ऊर्जा भूस्तर पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है, तब यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यानी तापमान बढ़ता जाएगा, और मान लीजिए क्या है, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में क्या है, दरार होने के कारण यह क्या है, झरने के रूप में गर्म पानी के झरने के रूप में निष्कासित होती है। तब यह किसके रूप में काम में आती है, भूतापीय ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु काम में ली जाती है। साधारण सी बात है, नीचे तापमान बढ़ता जाता है लगातार, और उसके कारण क्या होता है, जो अंदर के सतह के नीचे जो जल विद्यमान होता है, वह भाप के कारण, वहाँ प्रेशर ज़्यादा बनने के कारण क्या है, किसी दरार विशेष से वह बाहर निकलता है गर्मी के साथ, तो उस समय इसका काम उपयोग में लिया जाता है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए भी प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो इसके नॉर्मली क्या है, बेसिक काम के रूप में भी है, उपयोग में आती है। नेक्स्ट अपने अगर देखते हैं तो इसके उत्पादक राष्ट्रों में क्या है, सबसे बड़े जो संयंत्र हैं वो अमेरिका में हैं। उत्पादक संयंत्र USA अमेरिका के अंदर विद्यमान हैं, सबसे बड़े संयंत्र हैं इसके ऊर्जा के उत्पादन के लिए। इसके अलावा
न्यूजीलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ठीक है। इसके अलावा फिलीपींस, मध्य अमेरिका, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में भी क्या है, दो जगह ये उपयोग में ली जाती है, एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा लद्दाख। हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में भी क्या है, सिर्फ विशेष क्षेत्रों में ही इसका उत्पादन होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख के अंदर पूगा घाटी, पूगा घाटी, और यहाँ पर कहाँ, मणिकर्ण के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। तो साधारण सी बात है कि जो पृथ्वी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है झरने के रूप में, भाप के रूप में क्या है, जल वहाँ से निष्कासित होता है, गर्म जल, और उसका उपयोग किया जाता है विद्युत बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए और नहाने के लिए, नॉर्मल कामों के लिए भी क्या है यूज़ में लिया जाता है। यह उत्पादन कहाँ है, उत्पादन संयंत्र सबसे बड़ा है यूएसए के अंदर। इसके अलावा ये न्यूजीलैंड, आइसलैंड, ठीक है, और फिलीपींस के अंदर भी या मध्य अमेरिका के अंदर भी उपयोग में ली जाती है। भारत के हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के अंदर पूगा घाटी और हिमाचल प्रदेश में क्या है, मणिकर्ण नामक क्षेत्र में क्या है, इसका उत्पादन किया जाता है। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट जो ज्वारीय ऊर्जा है उसके ऊपर। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारा ज्वारीय ऊर्जा, सॉरी इसके बाद बायोगैस भी रह जाता है। 2 पॉइंट पढ़े हैं अपने। अभी देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। सबसे पहले क्या है, अपने ज्वारीय ऊर्जा के लाभ और हानि के बारे में चर्चा करेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार के लाभ और हानियाँ इसमें विद्यमान हैं, किस प्रकार के लाभ अपने इससे प्राप्त किए जा सकते हैं, साथ ही साथ क्या है हानियों की भी चर्चा करेंगे। तो इससे लाभ क्या है, 2 है। एक तो प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण मुक्त है, सबसे अच्छा लाभ है इसका, प्रदूषण मुक्त है। और दूसरा भी लाभ जो है इसका बेस्ट है, असमाप्य। दोनों ही लाभ क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ज्वारीय ऊर्जा के। पहला अगर अपने देखते हैं, प्रदूषण मुक्त है, जो क्या है पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा असमाप्य है, समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है ऊर्जा का यह है, तो मानव के लिए उपयोगी है कि कितना भी चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें हानियाँ क्या हैं, तो वन्य जीव आवास का नष्ट होना। इससे लाभ तो ये हो गए, हानि की बात करें, वन्य जीव आवास नष्ट होना। इसके कारण क्या है, वन्य जीव जो हैं उन सभी के आवास के हैं नष्ट होने का खतरा बना रहता है इसके कारण, क्योंकि जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ समुद्रों के आसपास जो रहने वाले जीव हैं उनके आवास अवश्य रूप से क्या है नष्ट हो जाते हैं, और इसका दोहन कठिन होता है, यानी उपयोग में क्या है बहुत मुश्किल से ली जाती है ये दोहन कठिन। ऊर्जा बनाना क्या है इससे थोड़ा मुश्किल काम है। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो यह ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ज्वार का मतलब क्या हो गया, जो समुद्र के अंदर क्या है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी ऊपर उठता है नीचे गिरता है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
ऐसा जो पानी के ऊपर उठने की प्रक्रिया होता है उसको ज्वार कहते हैं। तो पानी जब क्या है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी जब ऊपर उठ के क्या है लहरों के रूप में आगे गिरता है तो इसके द्वारा क्या है टरबाइन घुमाकर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो यह ज्वारीय ऊर्जा का रूप प्राप्त करती है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। कोई भी समुद्र है, समुद्र के उसके मुहाने पर क्या है बांध बनाया जाता है। बांध बनाकर ऊर्जा का विदोहन किया जा सकता है। इस ऊर्जा का विदोहन करने के लिए क्या है समुद्र के किनारों पर जो संकरे मुहाने होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर बांध बनाया जाता है और फिर इसका क्या है विदोहन किया जा सकता है ऊर्जा का। और इसका निर्माण कैसे होता है भी उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। यानी मान लीजिए ज्वार जब समुद्र है, इससे ज्वार उठेगा यानी लहरें ऊपर उठकर दूसरी तरफ गिरेंगी तो साइड में जो बांध बनाए होंगे उनके अंदर क्या है टरबाइन लगाए हुए होंगे। वो टरबाइन जब जल का प्रेशर इनके ऊपर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अपने नदियों के ऊपर बांध बनाते हैं तो ऊपर से प्रेशर से पानी डाला जाता है जिसके कारण क्या है टरबाइन घूमकर विद्युत उत्पादन करता है, जिससे हमने क्या है जल ऊर्जा के रूप में पढ़ा था। तो वैसे ही क्या है यह जब ज्वार के कारण ज्वार जब ऊपर उठता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और अपने प्रेशर के कारण क्या है दोबारा से नीचे गिरता है तो उन टरबाइंस के ऊपर पड़ता है और लगातार ऐसी क्रिया के कारण टरबाइन लगातार घूमते रहते हैं और किसका उत्पादन हो जाता है ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है इसके द्वारा। तो क्या है जब उच्च ज्वार आते हैं तो इसके द्वारा क्या है टरबाइन घुमाकर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। निम्न ज्वार के समय भी ऐसा ही होता है और उच्च ज्वार के समय भी ऐसा ही होता है। इसके उत्पादक राष्ट्र क्या हैं रूस, फ्रांस और भारत। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर है। कच्छ की खाड़ी गुजरात अंदर नहीं है, सॉरी समुद्र के किनारे गुजरात के वहाँ कच्छ की खाड़ी है। वहाँ पर क्या है भारत में इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। फ्रांस के अंदर तो क्या है एक स्टेशन भी बना है जो पूरा का पूरा क्या है ज्वारीय ऊर्जा से चलता है। और रूस तीसरा राष्ट्र है इसके उत्पादन में, ठीक है। क्योंकि बेसिकली बात यह है कि इसका उत्पादन वहीं पर ज़्यादा अच्छा हो सकता है जहाँ पास में समुद्र हो, साथ ही साथ क्या है संकरे मुहाने हो समुद्रों के जहाँ बांध बनाकर इसका उत्पादन किया जा सकता है। यानी इसके लिए क्या है कुछ प्राकृतिक स्थिति अवश्य मैटर करती है कि हाँ वो चीज़ें होने इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपने तो लास्ट पॉइंट है अपना बायोगैस। उसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। बायोगैस के बारे में आपने सुना होगा, जो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम के द्वारा जो गैस उत्पन्न होती है उससे का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार से बायोगैस का उपयोग भी क्या है ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके लाभ क्या हैं, एक तो इसकी लागत कम होती है, लागत क्या होती है बहुत ही कम होती है। इसके अलावा उपयोग में आसान होती है। यह उपयोग में आसान यानी उपयोग क्या है हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसका आसानी से उपयोग में ली जा सकती है। जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। तीसरा लाभ क्या हो जाता है इससे, जैव व्यर्थ का उपयोग हो जाता है और जैव व्यर्थ उपयोग के कारण क्या है बायोगैस का उत्पादन हो जाता है। जैव व्यर्थ का मतलब जो जीवों के अपशिष्ट होते हैं वह है। इसकी हानि क्या है, सबसे बड़ी हानि है, एक ही हानि है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि। इसके कारण क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है इजाफा होता है, लगातार ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है इसके कारण।
कारण बनता है या गृहित प्रभाव के हरित गृह प्रभाव के लिए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैविक अपशिष्ट जैसे जो जैविक अपशिष्ट होते हैं, जैसे सड़े हुए पौधे, या पशुओं के गोबर, इसी के कारण इसको क्या है गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के गोबर के कारण इसका उत्पादन होता है। जंतुओं के अवशेष, रसोई घर का अपशिष्ट। देखो रसोई घर में जैसे अपने खाना पकाते हैं, चाय बनाते हैं, सब्जियां काटते हैं, तो उनके छिलके हैं, खाना वगैरह बचा हुआ है वह, ठीक है। तो ये जो जितने भी रसोई घर के अपशिष्ट होते हैं वह सारे जंतुओं के अवशेष, यानी कोई जंतु मर गया है उसका अवशेष, या फिर जैसे सड़े गले हुए पौधे हैं, पशुओं का गोबर है, उन सभी का उपयोग किया जाता है बायोगैस को बनाने के लिए। इसको क्या है गैसीय ईंधन में बदला जाता है। इन सारी चीज़ों को क्या है गैसीय ईंधन में बदला जाता है, जो क्या है बायोगैस के रूप में काम में आती है। बायोगैस के रूप में काम में आती है, जैवीय गैसीय ईंधन बन जाता है इनसे, और उसी को क्या कहते हैं फिर बायोगैस कहते हैं, ठीक है। ये जो भी जैविक अपशिष्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या बनाते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका निर्माण करते हैं। और इसी के कारण क्या है इन दोनों की सहायता से ही बायोगैस का निर्माण होता है। अब इसका उत्पादन किस काम में लिया जाता है, खाना पकाने, यानी ईंधन है तो नॉर्मल सी बात है खाना पकाने के लिए ज़रूर काम में आएगा, ठीक है, या विद्युत के उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन में सर्वोत्तम ईंधन है ये है, इन दोनों के लिए सर्वोत्तम ईंधन है, यानी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर अपने प्राकृतिक गैस यानी CNG का उपयोग नहीं करते हैं तो यह क्या है बायोगैस का उपयोग करके अपने क्या है उस बहुमूल्य ऊर्जा का बचा सकते हैं। इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में क्या है जैव खाद का उत्पादन भी होता है। साथ ही साथ इससे क्या है जैव खाद का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का उत्पादन इसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। यह क्या है इसके लिए कोई विशेष स्थान नहीं है, हर एक देश गांव शहर जो भी है सारी जगहों पर क्या है इसका उत्पादन किया जा सकता है, क्योंकि यह क्या है एक प्रकार से घरेलू संयंत्र के रूप में ही काम करता है। जैसे नॉर्मल अपने देखें तो यह मान लो क्या है टैंक है, जिसको अपन क्या नाम देंगे बायोगैस टैंक, ठीक है। बायोगैस टैंक के रूप में है यह। इसमें क्या है
तो क्या है, इस स्थान से क्या है गैस का निष्कासन होगा, गैस का निष्कासन यानी गैस बनने के द्वारा बाद इससे निकाली जा सकती है। यहाँ से जितने भी अपशिष्ट डालने की जगह, ठीक है, यह जगह क्या होगी, सारे अपशिष्ट डालने के लिए होगी, ठीक है। यहाँ से क्या है जो मिट्टी बन जाती है, मृदा बन जाती है, अपशिष्ट अगर गोबर वगैरह डालते हैं तो वह मिट्टी के रूप में तैयार हो जाता है। और यहाँ से साथ ही साथ क्या है जैविक खाद यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो इससे क्या है जैविक खाद का प्राप्ति होती है, ठीक है, और गैस की भी प्राप्ति होती है। तो दोनों रूप से क्या है जो चीज़ें यानी जो अपशिष्ट सड़े गले हुए पौधे किसी के काम नहीं आते, पशुओं का गोबर हालांकि ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है गाँव में, शहर या छोटे शहरों में। इसके अलावा जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो हमारे लिए कोई काम के नहीं होते, या जंतु मरने के बाद हमारे लिए किसी प्रकार से काम में नहीं होते। चमड़ा वगैरह काम में लिया जा सकता है कुछ पशुओं का। रसोई घर का अपशिष्ट होता है वो भी हमारे लिए किसी काम का नहीं होता। तो इसके द्वारा क्या है जो ख़राब से ख़राब वस्तुएं हैं उनका उपभोग क्या है किसके लिए किया जा सकता है, एक गैस बनाने के लिए, ईंधन बनाने के लिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसके लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो यह चैप्टर हमारा क्या है यहाँ पूरा होता है। बस एक चीज़ें रहती है कि जो ऊर्जा है वो सारी की सारी हर जगह विद्यमान है, बस उसका उपयोग क्या है सीमित रूप से करना चाहिए, थोड़े रूप से करना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा का बचाव भी क्या है ऊर्जा का उत्पादन है। यानी अगर अपने ऊर्जा का उत्पादन आज करते हैं और उसका बचाव भी करते हैं साथ साथ, तो वह भविष्य के लिए एक प्रकार से उसका उत्पादन भी किया जा रहा है। तो ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा का जो क्या है उपयोग है वो सीमित रूप से व्यवस्थित ढंग से क्या है करना चाहिए। धन्यवाद।